नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लास के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग घटना चक्र के जो सीरीज पिछले दिन हमने शुरू किया था, उस सीरीज के पार्ट 2 को लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने शुरू किया था भारतीय अर्थव्यवस्था। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 तक कर चुके थे। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि हम इसमें और क्या सुधार करें और किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है बीमा वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के रूप में शुरू की गई थी। तो बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला है आपका केवल एक, दूसरा है केवल बी, दो, सी है केवल एक और दो, डी है ना तो केवल एक ना ही दो। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मतलब कि वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है, ये सही है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी, ये गलत है। वर्षा बीमा 15 जुलाई 2004 को आरंभ हुई थी। वर्षा बीमा को कब शुरू हुई थी? तो 15 जुलाई 2004 को आरंभ हुई, जो औसत वर्षा के 20% या अधिक की कमी पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में कृषि क्षेत्र का बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी निर्दिष्ट संस्था है। इससे पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन सामान्य बीमा कंपनी करती थी। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी करती द्वारा किया जाता था। किंतु कृषि क्षेत्र की व्यापक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत भारत सरकार ने दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की, जो कृषि क्षेत्र के बीमा कवर हेतु प्रमुख उत्तरदायी है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है, जो कि बीमा करती है। 2002 से आपका आरंभ हुआ था, जो कृषि क्षेत्र के बीमा कवर हेतु प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी में सामान्य बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नाबार्ड ने पूंजी लगा रखी है। आपको बताना है AICL में किसने किसने पूंजी हिस्सेदारी है। तो आपका है नेशनल सामान्य बीमा निगम GIC का, दूसरा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL का, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फिर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नाबार्ड ने पूंजी लगाई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माण क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम
उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है। मध्यम उद्यम इसके लिए निवेश की आपका सीमा क्या है? तो यहाँ आपका 10 लाख रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए से कम। दूसरा 2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए से कम। पाँचवा है सी आपका 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। डी है आपका 10 करोड़ रुपए। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर दिया है? तो ऑप्शन सी, मतलब कि 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से अधिक। वर्तमान में ये आंकड़ा बदल गया है, देखते हैं क्या आंकड़ा बदला है। वर्तमान में ये आपका हो गया है मध्यम उद्यम के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़। पहले था, अभी से 1 जुलाई 2020 से प्रभावी एमएसएमई की नई परिभाषा आपका है मध्यम के लिए 50 करोड़ टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक का निवेश, आपका 50 करोड़ तक और टर्नओवर आपका 250 करोड़ रुपए तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सब छोड़िए। अच्छा, एक बार देख लेते हैं। वर्तमान आंकड़ा है आपका, क्या है? हेलो, 1 जुलाई 2020 से जो प्रभावी है एमएसएमई की परिभाषा उसको देखेंगे। ठीक, पिछला देखे कोई लाभ नहीं है, वो तो आएगा नहीं क्वेश्चन में। सूक्ष्म लघु और मध्यम, सूक्ष्म के लिए आपका निवेश है आपको 1 करोड़ रुपया, टर्नओवर का आपका 5 करोड़ रुपया होना चाहिए। निवेश आपका 1 करोड़ और टर्नओवर आपका 5 करोड़ रुपया होना चाहिए। लघु के लिए आपका निवेश 10 करोड़ रुपये तक और टर्नओवर आपका 50 करोड़ रुपये तक। मध्यम उद्यम लगाना है तो आपका निवेश हो जाएगा 50 करोड़ रुपये, टर्नओवर हो जाएगा 250 करोड़ रुपये। ठीक, यहाँ देखते हैं क्या एक्स्ट्रा दिया गया है। वर्ष 1991 की उद्योग नीति में 1985 की नीति में यह तय लघु इकाइयों की निवेश सीमा को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए तथा सहायक उद्योगों में निवेश की सीमा को 45 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 प्रभावी तिथि अक्टूबर 2006 है आपका, के तहत लघु माइक्रो लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए निवेश सीमा 2 वर्ग हैं। ये है आपका विनिर्माण उद्यम, बी है सेवा उद्यम बांटकर निर्धारित किया गया है। वर्ष 2006 के बाद संयंत्र तथा मशीनरी के लिए निवेश सीमा निम्नवत है। उद्यमों के लिए निवेश सीमा 2 वर्गों में है, विनिर्माण उद्यम तथा बी आपका सेवा उद्यम में बांटकर निर्धारित किया गया है। ठीक है, आपका पहले का नहीं देखना है, वर्तमान का डाटा है आपका 1 जुलाई 2020 से। सूक्ष्म उद्योग लगाना है तो उसके लिए आपको निवेश करना पड़ेगा 1 करोड़ रुपये और टर्नओवर होना चाहिए, मैंने साल भर में कितना का खरीद और बिक्री होना चाहिए, तो 5 करोड़ रुपये का होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका लघु है, लघु उद्योग के लिए आपको निवेश आपको 10 करोड़ रुपये चाहिए और टर्नओवर का 50 करोड़ रुपये चाहिए, मैंने साल भर में खरीद और बिक्री। टर्नओवर में क्या होता है, खरीदना भी होता है बेचना भी होता है। मान लीजिए आपका अपने उद्योग लगाए, उद्योग लगाने के लिए कच्चा माल खरीदिएगा, खरीदने के जो कितना खर्चा हुआ और आपने जो उत्पादन किया उस माल को बेचा, तो दोनों को जोड़ करके आपका टर्नओवर निकलता है। मध्यम उद्यम के लिए निवेश चाहिए 50 करोड़, टर्नओवर चाहिए 250 करोड़ रुपये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। हाल ही में केंद्रीय बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने, एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, ने बीमा क्षेत्र में
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 50%, दूसरा है 62%, तीसरा है आपका 74%, डी आपका 100%। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश आपकी कितना है? तो आपका 74% तक है, 74% तक है। ठीक, हम लोग एक्सप्रेशन देखते हैं। बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की थी, जो अगस्त 2021 से प्रभावी है। नेक्स्ट देखेंगे। केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी प्रथम उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है? केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है? तो बताना है आपको कितनी धनराशि तक ये वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा। पहला ऑप्शन आपका 250 करोड़, दूसरा आपका 400 करोड़, बी आपका 350 करोड़, डी आपका 500 करोड़। तो यहाँ आपका हो जाएगा आंसर डी में 500 करोड़ रुपये तक का भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 का उद्योग जो है उसमें स्वायत्ता प्राप्त है, अपने हिसाब से खर्चा कर सकता है। इस प्रश्न देखते हैं। किसी पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है। किसी पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये शर्त है मिनी रत्न के दर्जा के लिए। तो लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त पीएसयू को बिना सरकार की मंजूरी लिए बिना सरकार की मंजूरी लिए 500 करोड़ रुपए तक के निवेश की स्वायत्ता होती है। अप्रैल अंत तक 2022 तक भारत में कुल 11 महारत्न, 13 नवरत्न और 75 मिनी रत्न श्रेणी की कंपनी है। कितने हो गए महारत्न? तो आपका 13 कंपनी महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी और 75 है, मिनी रत्न आपका कितना है 11 है महारत्न, नवरत्न आपका 13 और मिनी रत्न आपका कितना है 75 है। ठीक, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 कंपनी दोनों मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर देखते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी कौन है? यहाँ कौन होगा? सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी कौन है? पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा वित्त मंत्रालय, बी है आपका योजना आयोग, डी है आपका वित्त आयोग। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी कौन है? तो वित्त मंत्रालय है। ठीक है, तो देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय में 5 विभाग शामिल हैं: आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय विनिवेश विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग। इन 5 विभागों में व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और राज्य की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है। इस विभाग के मुख्य कार्यकलापों में प्रमुख योजनाओं या परियोजनाएं
योजना और गैर योजना व्यय दोनों है का स्वीकृत पूर्व मूल्यांकन राज्यों को अंतरित केंद्रीय बजटीय संसाधनों के एक बड़े अंश का रखरखाव वित्त और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश का क्रियान्वयन वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय करते हुए और वित्तीय नियमावली विनियमों आदेशों को लागू करके तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियों अभियुक्तियों पर निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में व्यय प्रबंधन की जांच करना, केंद्र सरकारों के लिए लेखे तैयार करना, सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्य के नियंत्रण में केंद्रीय विभागों की सहायता करना इत्यादि शामिल है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। कर राजस्व के स्रोतों पर विचार करना है। पहला कर है आपका निगम कर, दूसरा है निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, तीसरा आपका कस्टम, चौथा आपका संघ उत्पादन पर शुल्क। संघ उत्पादन पर शुल्क। सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम क्या है? सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम क्या है? तो आपका पहला तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो यहाँ आपका आंसर है सबसे ज़्यादा कर किससे प्राप्त होता है? अवरोही क्रम बोल रहा है। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा। आरोही रहता तो छोटा से बड़ा जाते, तो ये अवरोही बोला है। तो जो सबसे ज़्यादा होगा वहाँ से नीचे जाएंगे। जैसा सबसे ज़्यादा कर आपको कहाँ मिलता है? तो आपका निगम कर से मिलता है। पहला निगम कर, दूसरा हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, ये ऑप्शन है। पहला आपका निगम कर हो गया। पहले निगम कर जिसको ज़्यादा मिलता है उसके बाद उससे कम आपका मिलेगा निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर। अब फिर संघ उत्पादन शुल्क, उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? संघ उत्पादन शुल्क मिलेगा। उसके बाद आपका कस्टम विभाग में मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर हो गया 1, 2, 4 और 3। सबसे ज़्यादा कर कहाँ मिलता है आपको? भारत सरकार तो निगम कर में मिलेगा। दूसरा सबसे ज़्यादा आपका निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर। और तीसरा चौथा आपका है संघ उत्पादन शुल्क। तीसरा आपका कस्टम पर कर मिलता है। सबसे कम यहाँ पर कस्टम पर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखिए। प्रश्न काल में विकल्प ए सही उत्तर था। बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार के कर के शीर्ष 3 स्रोत निम्न आय हैं। मतलब ये जो है 2015 के अनुसार आपका ऑप्शन ए है, लेकिन अभी 2022-23 के अनुसार आपका वस्तु एवं सेवा कर से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है आपको 7.8 लाख करोड़ रुपए वस्तु एवं जीएसटी से, जो कि बहुत सारे कर को मिला करके एक कर बना दिया गया। 1 जुलाई 2017 से आपका लागू है। उसमें वस्तु एवं सेवा कर क्या है? जीएसटी आपका 7.8 लाख। ठीक, निगम कर से मिलता है आपका कितना मिलता है? 7.2 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद आय से कर है आपका 7 लाख करोड़ रुपए। ठीक, 3 कर ये टॉप 3 में है आपका। पहला है आपका वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, दूसरा आपका निगम कर, तीसरा आपका आयकर। ठीक, ये वाला आपको याद रखना है। ठीक, पहला भूल जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है?
पहला ऑप्शन होगा रेलवे, दूसरा है बिक्री कर, सी ए बी उत्पाद कर, डी है तो यहाँ आपका आंसर है आपका प्रत्यक्ष कर। पर डायरेक्ट टैक्स से आपको सबसे ज़्यादा भारत सरकार की आय होता है। प्रत्यक्ष कर में क्या होगा, तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, आपका इनकम टैक्स है, दोनों मिलाकर के आपका क्या बनता है, प्रत्यक्ष कर बनता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्न काल तथा वर्तमान में भी विकल्प डी सही है उत्तर था है। बजट 2022-23 के अनुसार जहां कुल बजट व्यय में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 51.49% तथा प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 48.5% अनुमानित है। अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा है 48.5%। अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा आपका 51.49% है, अनुमानित है। वहीं जीडीपी के अनुपात के संदर्भ में यह अनुपात क्रमशः 5.5% एवं 6.5.2% अनुमानित है। ठीक है, आपका 51.949% होगा। ज़्यादा कर आप कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपका अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। 51.49% प्राप्त होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा एकल साधन है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। पहला है आपका उत्पादन शुल्क, दूसरा है सीमा शुल्क, सी आपका व्यक्तिगत कर, डी है आपका निगम कर। निम्नलिखित में सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, तो आपका आंसर है उत्पाद शुल्क। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही था, परंतु वर्तमान हेतु उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। ऊपर वाला प्रश्न का व्याख्या देखना है। तो हाँ, सबसे ज़्यादा कर क्या से प्राप्त होता है, तो आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष कर से। जीएसटी हो जाएगा, जीएसटी से होगा। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा स्रोत क्या है, आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, बताना है आपको। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, प्रत्यक्ष कर, दूसरा है बिक्री कर, तीसरा रेलवेज, चौथी है चुंगी कर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर आपका आय का सबसे बड़ा स्रोत है भारत सरकार का। नेक्स्ट देखते हैं। ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का। बताना है ब्याज का भुगतान करना यह किसका आइटम है। तो पहला ऑप्शन है आपका राजस्व व्यय, दूसरा पूंजीगत व्यय, सी आपका योजना व्यय, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्या, ब्याज भुगतान एक आइटम है आपका राजस्व व्यय का। ब्याज भुगतान किसका आइटम है, तो राजस्व व्यय का आइटम है। ठीक, तो इसका से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ब्याज राजस्व अतः उसकी प्राप्ति या व्यय समस्त राजस्व व्यय आय या राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। बजट घाटे को राजस्व व्यय घटाकर तथा राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या है, बताना राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा आपका पहला ऑप्शन है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। दूसरा आपका राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। सी है आपका पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां माइनस बाजार ऋण। डी है उपजातीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ये आपका राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटे में क्या शामिल होता है, राजकोषीय घाटे में शामिल हो जाएगा आपका बजटीय घाटे का योग, सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ये होगा आपको डी ऑप्शन होगा। देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है।
प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है। अतः प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा बराबर हो गया आपका राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है। जैसे अतः प्राथमिक घाटा बराबर क्या होगा? तो आपका राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, यह प्राथमिक घाटा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। बजटीय घाटा बराबर हो गया कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। बजटीय घाटा बराबर क्या हो गया? कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। और राजस्व घाटा का मतलब क्या है? राजस्व घाटा बराबर हो गया आपका राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। बजटीय घाटा हो गया कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। राजस्व व्यय हो गया आपका राजस्व घाटा हो गया आपका राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। राजकोषीय घाटा है आपका बजटीय घाटा कुल प्राप्ति कुल व्यय प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएं दिया है। राजकोषीय घाटा बराबर हो गया आपका राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण से प्राप्तियां प्लस अन्य प्राप्तियां कुल व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? भारत में आपका राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। बी ऑप्शन आपका भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। सी है आपका भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता है। डी है आपका भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की आवश्यकता है। यह है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक, ये आपका राजकोषीय घाटा है जो कि राजस्व घाटा है। राजकोषीय घाटा होगा भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। क्या राजस्व घाटा में आ गया ये? जब सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व आय से अधिक होता है, जब सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व आय से अधिक होता है तो इस अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। इसकी पूर्ति के लिए सरकार जो कर्ज लेती है उससे कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित नहीं होती है, बल्कि केवल परिचालन लागत या दैनिक खर्च की पूर्ति होती है। ये हो गया आपका। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? पहला ऑप्शन आपका 8.8%, बी है आपका 7.8%, सी है आपका 7.6%, डी है आपका 6.8%। ई है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 6.8%। ये तो केंद्रीय बजट 21-22 का पूछा गया, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा है। अब वर्तमान में देखते हैं बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के संशोधन अनुमान में यह 6.9% है, 6.9% कर दिया गया, जबकि 2022-23 के लिए यह अनुमान 6.4% है। वर्तमान का देखते हैं। आपको मैं लेटेस्ट डाटा से अपडेट कराना चाहता हूँ। वर्तमान में 2024-25 के अनुसार वर्तमान में 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा आपका 4.9% रहने का अनुमान है। ठीक है,
2024-25 बजट के अनुसार 2024-25 में राजकोषीय घाटा आपका 4.9% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? क्वेश्चन आपका 2010-11, दूसरा है बी ऑप्शन 2011-12, तीसरा है आपका 2009-10, डी आपका 2022-23, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा आपका 2011-12 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया। ठीक, बी ऑप्शन राइट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया। घाटे की इस अवधारणा को लाने का प्रमुख उद्देश्य राजस्व घाटे के संरचनात्मक असंतुलनों को व्यक्त करना है। इसे वित्तीय वर्ष 2022-13 के बजट से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं व्यय प्रबंधन अधिनियम 2003, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर हो जाएगा राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति सृजन से संबंधित अनुदान। क्या है आपका प्रभावी राजस्व घाटा का फॉर्मूला क्या है निकालने का? राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान। जो पूंजी संपत्ति का सृजन के लिए जो अनुदान दिया गया है उसके बारे में है। प्रभावी राजस्व घाटा आपका क्या है? राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध है किससे? संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध किससे है? पहला है बिक्री कर, दूसरा है धन कर, तीसरा आयकर, डी है आपका उत्पाद कर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उत्पाद कर। संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध आपका उत्पाद कर से। ये अभी खत्म हो गया, सबका वैल्यू नहीं रहा है, अब केवल जीएसटी लगता है। ठीक, उत्पाद शुल्क के इतिहास में वर्ष 1986 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा जब दीर्घकालीन राजकोषीय नीति 1985 के क्रियान्वयन में पीवी सिंह ने वित्त मंत्री द्वारा 1 मार्च 1986 से मॉडरेट लागू किया गया। मॉडरेट संशोधित मूल्य वर्धित कर भी एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। ठीक, ये भी तो इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। भारत में सेवा कर किस वर्ष से आरंभ किया गया है? ठीक, पहला आपका ए ऑप्शन है आपका 1994-95, बी है आपका 1996-97, डी है आपका 1991-92, और सी है आपका 1998-99। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारत में सेवा कर आपका 1994-95 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 94-95 से भारत में सेवा कर वर्ष 1994-95 से प्रारंभ किया गया है। इस प्रश्न देखते हैं। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चलैया समिति की संस्तुति पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में वित्त अधिनियम 1994 द्वारा लागू किया गया। क्या है? सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर, तो जानते ही हम लोग।
ये चलैया समिति संस्तुति पर, चलैया समिति की सिफारिश पर, याद रखना कौन समिति सिफारिश पर, तो चलैया समिति सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में वित्त अधिनियम 1994 द्वारा लागू किया गया। यह संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? तो यह संघ सूची का विषय है। वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 268A संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में यह जीएसटी में शामिल है। क्या जीएसटी में शामिल है? ठीक, अब मिलान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिलान वाला है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय कृषि नीति, दूसरा है राष्ट्रीय मत्स्य नीति, समुद्री मत्स्य नीति, सी है आपका नवीन विदेशी व्यापार नीति, डी है आपका 7वां वित्त आयोग। पहला है कूट, आपका कूट के मिलान करना है। आपका आंसर देख लेते हैं। डी ऑप्शन है आपका राइट आंसर। ये आंसर ही देख लेते डायरेक्ट। राष्ट्रीय कृषि नीति आपका 2000 में स्टार्ट हुआ है। समुद्री मत्स्य नीति 2004 में, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में, 7वां वित्तीय आयोग 1978 में। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में, समुद्री मत्स्य नीति 2004 में, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 में, 7वां वित्तीय आयोग 1978 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी कुछ मिलाने वाला है। ओपन जनरल लाइसेंस, ट्राइसेम, थोक मूल्य सूचकांक, नकदी रिजर्व अनुपात, तो ये किस में आएगा? ओपन जनरल इंश्योरेंस आपका किस में है? ट्राइसेम आपका किस लिए है? थोक मूल्य सूचकांक आपका किस लिए है? ये बताना है। नकदी रिजर्व अनुपात आपका किस लिए है? यहाँ आपका ऑप्शन ए आंसर है। देखते हैं क्या है। दूसरा ओपन जनरल इंश्योरेंस। ओपन जनरल इंश्योरेंस किस लिए है? तो विदेशी व्यापार के लिए है। ओपन जनरल इंश्योरेंस आपका विदेशी व्यापार के लिए है। ट्राइसेम आपका रोजगार के लिए है। थोक मूल्य सूचकांक आपका किसके लिए है? तो मुद्रास्फीति के लिए है थोक मूल्य सूचकांक। और नकदी रिजर्व अनुपात आपका ऋण नियंत्रण के लिए है। नकदी रिजर्व अनुपात किसके लिए है? तो ऋण नियंत्रण के लिए है। ओपन जनरल इंश्योरेंस आपका किसके लिए? विदेशी व्यापार के लिए। ट्राइसेम आपका रोजगार के लिए। थोक मूल्य सूचकांक आपका मुद्रास्फीति के लिए। नकदी रिजर्व अनुपात आपका विदेशी ऋण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तटस्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कब कर दिया गया? भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तटस्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? क्वेश्चन मार्क है पहला है आपका आंसर 1 अप्रैल 1992 से, बी है आपका 1 अप्रैल 1994 से, सी है आपका 31 मार्च 1996 से, डी है आपका 31 मार्च 1997 से। तो बताना है आपको भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तटस्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त किया गया? तो आपका 31 मार्च 1997 को हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा आपका आंसर? 31 मार्च 1997 को। देखते हैं। बजट घाटे को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल को समाप्त कर दिया गया। तरीका को पूरा एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की भारत में शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की भारत में शुरुआत आपका 1955 में हुई थी। यह रिजर्व बैंक के नाम से निर्मित होती थी तथा
भारत की तथा सरकार की अत्यंत ही अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित होती थी की जाती थी। इनका प्रत्यक्ष तथा तत्काल मौद्रीकरण हो जाता था। इससे आपका प्रत्यक्ष तथा तत्काल मौद्रीकरण हो जाता था, क्योंकि इनके निर्गमित होने के साथ ही रिजर्व बैंक की संपत्ति बढ़ जाती है और आनुषंगिक रूप में मुद्रा दायित्व में वृद्धि होती है। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स का निर्गमन 31 मार्च 1997 से बंद कर दिया गया। इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम योजना लागू की गई। आपका 31 मार्च 1997 से एडहॉक ट्रेजरी बिल्स का निर्गमन बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर आपका क्या लाया गया, तो अर्थोपाय अग्रिम योजना लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान का मॉडल क्या था। मिड 50 मतलब क्या हो गया, मतलब कि आपका पूरा जो सेंचुरी है उसका बीच में, 2100 का 2000 का सेंचुरी था उसमें चल रहा था, तो उसके बीच में 1950 के आसपास। ठीक। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान का मॉडल क्या था। मजबूत रक्षा उद्योग आधार प्रदान बनाना, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संघन थे, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकना, डी है आपका कम समय के अंदर बेरोजगारी को हटाना। भारत में महालनोबिस मॉडल का प्लान क्या था, तो आपका था बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संघन थे, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संघन थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। मॉडल में सम्मिलित क्षेत्र थे पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र तथा घरेलू उत्पाद क्षेत्र। इस योजना में आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ देश के तीव्र औद्योगिकरण को प्रमुख लक्ष्य माना गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है। अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है 98, बी आपका 96, सी आपका 90, 104, डी आपका 109। ये आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें पेश की जाती है, तो आपका ये कोई निर्धारित नहीं है। चलिए हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। तो अनुदान की मांग का परिभाषा क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अनुदान की मांग कहा जाता है। वार्षिक बजट 2022-23 में कुल अनुदान की मांगें 102 थी। 2022-23 के अनुसार कुल अनुदान की मांगें कितना थी, 102 थी, लेकिन यहाँ नहीं है तो आपका आंसर नहीं हुआ। अब हम वर्तमान वाला देखते हैं कितना थी। आपका 114 प्लस मांगे पेश की गई है। ठीक। भारत संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में 114 प्लस मांगे पेश की गई है, 14 से ज़्यादा। नेक्स्ट देखेंगे।
भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है आपका 1950, बी है आपका 1947, सी है आपका 1948, डी है आपका 1951। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1950। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय थी। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर उसी तारीख से 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती राजीव कुमार का स्थान लिया है। एन नीति का अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 गठित योजना आयोग एक संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय थी। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के समाप्त कर उसके स्थान पर उसी तारीख से 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती राजीव कुमार का स्थान लिया है। एनआईटी का नीति का अर्थ होता है नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं, कौन नहीं है? तो आपका नीति आयोग के सचिव, पहला ऑप्शन नीति आयोग सचिव, बी ऑप्शन है आपका योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, सी आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त मंत्री के वित्त आयोग के अध्यक्ष। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, सदस्य कौन नहीं होता, राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा कौन नहीं है। सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया। तत्कालीन समय में योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित थे, क्योंकि योजना आयोग की रिपोर्टों का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था। वर्तमान में नीति आयोग के पास स्वयं अपनी गवर्निंग काउंसिल हैं। अतः राष्ट्रीय विकास परिषद नीति आयोग के मध्य संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या संभव करना संभव नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन ई ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।